हेलो दोस्तों, न्यू रिसर्च यूट्यूब चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आइए, पिछले हमने देखा कि एनसीईआरटी 6 का पूरा साइंस हमने कवर कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ लोग का कमेंट आया कि सर हिस्ट्री का क्लास लिया जाए 6 का और 7 का, फिर इस तरह से हम जो है कि क्लास को क्या कर देंगे, फिर मैं कंटिन्यू आगे बढ़ाता रहूँगा, ठीक है। तो आज हम जो क्लास लेके आए हैं वो है हिस्ट्री का है और वो 6 का है। इससे काफ़ी क्वेश्चन क्या होता है कि क्लास 6 का अगर आप पढ़े लिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि 6 का कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिस्ट्री का, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री हर एक क्वेश्चन में दिए जाने लगा है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे कि हम 6 से लेकर क्या करेंगे, हम 12 तक हिस्ट्री को अध्ययन करेंगे, पूरा बढ़िया से करेंगे ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं से इधर से उधर ना छूट पाए। और उसके बाद जब हम जैसे ही एनसीईआरटी ख़त्म करेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, स्टैंडर्ड बुक मैं फिर लेके आऊँगा, फिर हम क्या करेंगे, एक डिजिटल फिर हम लाएंगे। लेकिन अभी नहीं, जब तक कि 1 से लेके, जब तक कि 6 से लेके 12 तक हम ऐसा ही आपको बता ना दें, एक कहानी के रूप में हम आपको समझा न दें, तब तक हम क्या करेंगे, हम बड़े पैमाने पर नहीं लाएंगे। अभी फ़िलहाल क्या करेंगे, 6 से लेकर 12 तक बिना डिजिटल के सिर्फ मौखिक बताया जाएगा, है ना। और आपको इस तरह से बता दिया जाएगा कि आप कभी भूलिएगा नहीं, ये मेरा गारंटी है, कभी नहीं भूलिएगा। जिस तरह से हम बताएंगे उस तरह से आप खाली बस क्या करिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा क्लास वो है हिस्ट्री, क्लास 6 का है, एनसीईआरटी। वो पहला जो अध्याय है, क्या कब कहाँ और कैसे, क्या कब कहाँ और कैसे, ये हमारा पहला अध्याय है। उस अध्याय के है ना दृष्टिकोण से हम देखेंगे 4-5 क्या पॉइंट है, उसको हम देखेंगे। पहला हमारा भारत बिहार, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पांडुलिपि अथवा अभिलेख, और पुरातत्वविद पढ़ेंगे, फिर इतिहास की तिथि पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सहायक नदी, ठीक है। तो आइए हम बारी बारी से समझते हैं। कहता है कि जो भारत है, भारत का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडिया। इंडिया जो शब्द है वो इंडस से लिया गया है। किससे लिया गया? इंडस से, इंडस लिया गया। और इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो इंडस को संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। क्या बोलते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं इसको? संस्कृत में हम सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु, ठीक है। सिंधु का मतलब होता है हमारा बहुत बड़ा नदी, ठीक है। तो ये सिंधु है। कहता है कि भारत के पूर्व, यानी कि भारत के है ना उत्तर पश्चिम से, ठीक है, उत्तर पश्चिम से कुछ विदेशी लोग आ रहे थे, यानी इसको हम बोलेंगे ईरानी और यूनानी। यानी कि ईरानी का मतलब ये हो गया, ईरानियों, और आया है यूनानियों। और कौन आए थे? यूनानियों, ठीक है। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा है। क्या बोला है? हिंदोस कहा है, ठीक है। और दूसरा क्या बोला? इंदोस कहा है, इंदोस कहा है। बात को, एक एक बात को आप समझते चले जाइएगा। हम आपको इससे बहुत सारा ऐसा चीज़ दिया है जो आपको पढ़ने के लायक नहीं है। बस वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। बस उसी के हम कंटेंट को लेकर के हम आपके सामने आए हैं, ठीक है। आप एक एक चीज़ को बढ़िया से समझते चले जाइएगा। आपको एकदम बच्चों खेल के जैसा लगेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इंडस संस्कृत, इंडस जो है इंडिया से लिया गया है। किससे? इंडिया से। इंडिया से क्या लिया? इंडस। और इसका संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु। और वहाँ के जो कहाँ से, यानी कि उत्तर के पश्चिम क्षेत्र से, है ना, ईरानी और यूनानियों ने, है ना, मतलब कि सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा है। कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि उत्तर पश्चिम से आ रहे विदेशी ईरानियों ने सिंधु को क्या कहा है। तो सिंधु ने, ईरानियों ने क्या कहा है? हिंदोस कहा है। पूछेगा कि यूनानियों ने सिंधु को क्या बोला है? तो इंदोस कहा है। बात तरह की दिक्कत, कोई तरह की परेशानी नहीं। अब कहता है कि
इस तरह से अगर देखा जाए कि भारत के, है ना, पूर्वी क्षेत्र में, भारत के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, है ना, मतलब कि हमारा जो सिंधु जो नदी है उसके जो पूर्व का जो क्षेत्र है उस जगह पे क्या करते थे, ये ईरानी लोग क्या करते थे, वो रहा करते थे। और उस क्षेत्र को क्या होता है, उस क्षेत्र को हम भारत इंडिकेट किया करता था, यानी भारत के नाम से जाना जाता था। बात समझ आ गई। अब इससे पहले ये समझिए कि भारत के जो हमारे उत्तर पश्चिम इलाका है वो हमारा एक बिंद पहाड़ियाँ पड़ती है ना, बिंद पहाड़ी उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में बिंद पहाड़ी, यानी गारो की पहाड़ी और बिंदी पहाड़ी के बीच में, है ना, कुछ जो मतलब कि हमारे जो क्या बोलते हैं उसको, जो चावल के जो उपजाया जाता है उस क्षेत्र में सबसे पहले क्या था कि क्या आज से 2500 वर्ष पहले उस जगह पे चावल उपजाया करता था। बात समझ आ गई। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में गारो की पहाड़ियाँ थी और बिंद की पहाड़ियों के बीच में कुछ मतलब स्त्री पुरुष रहा करते थे, और सबसे पहले जो उपजाया करता था वो हमारे चावल थे। किस में? तो भारत के मध्य में। लेकिन उत्तर पश्चिम में, ठीक है, ऐसे का अगर आप नक्शा देखिएगा तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, ठीक है। उस जगह पे जिसको बोलते हैं, है ना, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ, उस जगह पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले 8000 वर्ष पहले, है ना, 8000 वर्ष पहले गेहूं और जौ की क्या थी, खेती उपजाया करते थे स्त्री और पुरुष। 8000 साल वर्ष पहले। कब? यानी कि कब, कहाँ पे? यानी कि ये जो उपजाया करता था वो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच में जो लोग रहा करते थे वो लोग उपजाया करते थे, ठीक है। कहता है कि समुद्री तट के इलाका में जो गंगा का जो क्षेत्र है, जो छोटे छोटे नदियां हैं, उनके जो कहता है कि 2250 वर्ष पूर्व में, है ना, उस जगह पे क्या होता है, वो नगरों का विकास हुआ था उस जगह पे। बात समझ आ गई। तो ये क्या थी, छोटे छोटे क्या थी, एक कंटेंट थी जो कि हम आपको समझाने के प्रयास किए। बात समझ आ गई। अब हम आते हैं क्या कि बिहार क्या है। आप जिस नाम से आप जान रहे हैं बिहार एक प्रकार का बौद्धों का बहुत बड़ा स्थान रहा है। यहाँ सबसे ज़्यादा लोग बुद्ध लोग रहे हैं और बुद्ध को ही बिहार के नाम से प्रसिद्ध कर दिया गया, इसी को बिहार रख दिया गया। बात समझ में? लेकिन बिहार का प्राचीन से क्या रिलेटेड है, बिहार को प्राचीन से कैसे जोड़ा गया? तो बिहार को जो प्राचीन से जो हम जोड़े हैं वो हमारा का ये, जैसे बिहार को पहले क्या करते थे लोग, मगध कहा जाता था। क्या? मगध का मतलब यह हो गया कि मगध वो राज्य होता था कि बहुत बड़ा, कहते एक विशाल राज्य था, है ना। कहता है कि मगध का अगर वास्तविक संस्थापक, मगध राज्य का अगर वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो माना जाता है हमारा बिंबिसार को, है ना। यानी मगध का, है ना, मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक, है ना, क्या वास्तविक संस्थापक, है ना, वास्तविक संस्थापक, मगध राज्य का वास्तविक जो संस्थापक जो माना जाता है, किसको माना जाता है? हमारा बिंबिसार का, बिंबिसार को, है ना, किसको? बिंबिसार को। बात समझ आ गई। यह जो राजा थे बहुत ही क्या थे, वो शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने पंजाब, वैशाली और कुछ और भी थे, उनकी रणनीति को अपना करके ये अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा बहुत बड़ा किए, है ना। और इसी को क्या के लिए, इसी को मगध राज्य को ही बाद में बदल कर क्या लिख दिया, वो क्या मतलब बदल गया, वो बिहार में बदल गया, ठीक है। लेकिन प्राचीन में बिहार का जो राजधानी हुआ करता था, जो मगध की जो राजधानी हुआ करता था वो था गिरिवर्ज का, और जो गिरिवर्ज को दूसरे भाषा में कह सकते हैं अभी जो आधुनिक में जो उसका जो नाम है वो है राजगीर। बात समझ आ गई। यानी गिरिवर्ज राजगीर का ही दूसरा नाम है, और पहले मगध की क्या थी, वो राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब राजधानी क्या है, पटना है। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं, उसके बाद हम किस पर बात करेंगे? सहायक नदी वह नदी होता है कि जो छोटे छोटे नदी मिल करके बड़े नदी में जाकर के क्या होते हैं, वो समाहित हो जाते हैं, वो विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, हम सहायक नदी। अगर सहायक नदी का अगर नाम पूछा जाए कि सहायक नदी का नाम क्या क्या हो सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं सहायक नदी में, ठीक है। आप जैसे सहायक नदी में लिख सकते हैं क्या, झेलम नदी, है ना, सतलुज नदी, व्यास नदी, रवि नदी। जैसे पहला लिख सकते हैं क्या, झेलम नदी, दूसरा व्यास नदी,
ब्यास नदी, तीसरा सतलुज नदी, सतलुज नदी, ठीक है। चौथा हम क्या बोलेंगे इसको हम रवि नदी, है ना। और तीसरा और पांचवा क्या बोल सकते हैं, झेलम, ब्यास, सतलुज, रवि, और एक होता है चेनाब नदी। क्या बोलते हैं, चेनाब नदी, है ना। ये सब नदी क्या होता है कि ये सब नदी जो निकलता है ना, ये सब नदी निकल करके ये बहुत बड़ा नदी में जाकर के क्या था वो गिर जाता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नदी में आके क्या होता है वो गिर जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, सिंधु नदी। क्या बोलते हैं इसको हम, सिंधु नदी बोलते हैं। यानी कि और ये जो सिंधु नदी जो बना रहा है, ये किन किन नदी को जोड़कर बना रहा है, तो ये झेलम नदी को जोड़ करके ब्यास नदी, सतलुज नदी, रवि नदी और चेनाब नदी, ये सब नदी की नदी क्या है, एक प्रकार का सहायक नदी है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सहायक। यानी सिंधु नदी को बड़ा करने के लिए जो सहायता कर रहा है, तो ये सब नदी क्या कर रहा है, इसको सहायता कर रहा है बहुत बड़ा नदी का निर्माण के लिए, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सहायक नदी कहेंगे। छोटे छोटे ये सब क्या नदी है ना। इसके लिए ये जो नदी किसी दूसरे नदी की सहायता नहीं करता, ये खुद ही अपना नदी है, ये खुद ही वर्षा रखता है। लेकिन ये सब का जो ये जो इतना बड़ा जो नदी है, जो सिंधु नदी है, इसको लिए क्या करता है कि वो ये सब सारे नदी इसको क्या करता है, वो पानी को देते हैं, तभी जाके कहते हैं तो बहुत बड़ा नदी बनती है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब सहायक नदी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं पांडुलिपि। पांडुलिपि हम विचार करते हैं, पांडुलिपि क्या है। तो कहता है कि पांडुलिपि या एक प्रकार के हिमालय के क्षेत्र में, हिमालय का एक ऐसा एक क्षेत्र है जिस जगह पे मतलब कि भुर्ज नामक पेड़ होती है, उसके जो छाल से, उसकी जो छाल जो होती है, उसकी छाल को विशेष रूप से क्या वो तैयार करके उस पर क्या तो वो लिखा जाता था, है ना, वो लिखता था। तो जो लिखा जो जाता था जो भुर्ज पेड़ के छाल से, तो उस पेड़ को जब लिखा जाता था, उस छाल पर जब लिखा जाता था, उसका नाम था क्या था, भोजपत्र। क्या बोलते थे, भोजपत्र। यानी कि जो हमारा भुर्ज पेड़ का जो ताड़पत्र होता था, यानी कि जो बन जाता था, यानी भुर्ज जो पेड़ जो हमारा होता था, उसकी जो छाछ जो बनता है, जो छाल से जो तैयार करता था, वो ताड़पत्र के रूप में क्या था वो प्रयोग किया जाता था। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि भुर्ज पेड़ है, ठीक है। क्या भुर्ज पेड़ है, भुर्ज पेड़ के छाल से तैयार किया, क्या बना, ताड़पत्र। क्या बना, ताड़पत्र बना, है ना। क्या बना, ताड़पत्र। और ताड़पत्र से, है ना, किससे, ताड़पत्र से, ताड़पत्र में क्या लिखा जाता था, और लिख करके क्या होता है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता था। तो जो इकट्ठा जो हुआ वही हमारा क्या कहलाता है, ये वो हमारा क्या कहता है, भोजपत्र। क्या कहा जाता है उसको, हम कहते हैं भोजपत्र कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कहता है कि भोजपत्र, ठीक है। तो देखिए इसका जो विशेषता है पांडुलिपि का, ये कहता मुख्य रूप से 3 भाषा में लिखे जाते थे। तो पहला जो भाषा जो हमारा होता था वो पहला होता था संस्कृत। क्या होता था, संस्कृत। दूसरा जो हमारा होता था तमिल, और तीसरा जो हमारा होता था प्राकृत, ठीक है, प्राकृत। यानी कि ये समझिए कि जो संस्कृत जो था, जो तमिल जो था, वो बहुत कम लोग क्या करते उसको लिखा करते, जो पढ़ा करते थे। लेकिन जो प्राकृत जो भाषा था वो आम लोगों की भाषा थी, ठीक है। यानी कि ये भाषा को सभी लोग क्या करते वो पढ़ सकते थे, सभी लोग समझ सकते थे। तो इसलिए ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि जो हमारा पांडुलिपि का जो भाषा था वो सबसे ज़्यादा प्राकृत भाषा में क्या था वो छपता था, वो लिखाया जाता था, ठीक है। अब ये समझिए कि पांडुलिपि में क्या क्या आखिर दिया जाता था। तो कहता पांडुलिपि में जो था कि राजाओं के जीवन के बारे में लिखा जाता था, औषधि के बारे में लिखा जाता था, और उसके विज्ञान के बारे में कि हमारा साइंस कितना आगे बढ़ रहा है, वो पहले ही उस पर क्या था वो विवरण दिया जाता था, किस पे, पांडुलिपि पे, ठीक है। तो ये हमारे पांडुलिपि की क्या थी, ये विशेषता थी, ठीक है। आज से कहता है ना कि 3000 साल वर्ष पहले, है ना, पांडुलिपि जो है कि वहाँ क्या बोलते हैं कि प्रयोग किया जाता था 3000 वर्ष साल पहले, वही चीज़ है। अब हमारा क्या रहता है, अभिलेख। अभिलेख क्या है, अभिलेख जो हमारा होता है कि जो पत्थरों पर खुदवाया जाता है, लिखवाया जाता है, उसी का क्या कहते हैं हम, मतलब कि अभिलेख कहते हैं। कहता है कि अभिलेख जो हमारा होता है कि होता है, वो भी कहता है कि 2 भाषा में लिखा जाता था। एक जो हमारा भाषा होता था, एक होता था हमारा यूनानी। क्या हो जाता है, एक होता है हमारा यूनानी, ठीक है। और दूसरा जो तो हमारा होता था आरामाइक,
ठीक है, आरामदायक होता था, है ना। इन्हीं की दो भाषा में क्या था, अभिलेख लिखा जाता था। आप जानते देखते होंगे कि कोई अगर रोड का निर्माण हुआ, नया नया रोड का, तो एक रोड के किनारे एक मतलब कि चबूतरा बना करके उस पर उत्कीर्ण किया जाता था, हाँ इस रोड की बनावटी के लिए इतना रुपया लिखा गया, इतना रुपया बनाया गया, और इसका जो उद्घाटन करता है ये फलना मंत्री है, फलना विधायक है ना। उस तरह से लिखा जाता, क्या वो पत्थर पर था, ताकि उसको कोई मिटा न सके, ताकि कोई उसको मतलब कि नष्ट ना कर सके, इसलिए उसको क्या था वो पत्थर पर। अगर कोई मान लो बैनर पर टांग दे लिख जाता तो कुछ दिन के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन वो क्या था, जन्मों जन्मांतर तक वो क्या था, वो रहता है, कभी वो मिटता नहीं है, इसलिए क्या था वो पत्थरों पर खुदाया था। आप जानते हैं कि पत्थरों पर सबसे ज़्यादा जो खुदवाया जाता था वो अशोक के काल में ये प्रक्रिया क्या होता है वो सबसे पहले चला, है ना। मतलब कि अशोक के काल में सबसे पहले ये काम हुआ करता था, ठीक है। अशोक मतलब कि आप कहता है कि जो अशोक जो थे इन मतलब कि जो भी अपने जो नियम बनाते थे, नियम कानून जो बनाते थे वो पत्थरों पर क्या था वो खुदवा देते थे, ताकि जो आदमी आवागमन जो कर रहा है, जो चल रहा है, ताकि उसको क्या कहते हैं वो पढ़ सके पत्थरों पर, ताकि वहाँ से वो हटा नहीं सके, वो मतलब गिरा नहीं सके, वो यहाँ से उधर डोल ना सके, ताकि वो पत्थरों पर इसलिए कहते थे ताकि वो उसे नष्ट ना कर सके, इसलिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते थे, अभिलेख। तो जो पत्थरों पर खुदवाया गया अभिलेख, और जो ताड़ पत्र के, है ना, भुर्ज नामक पेड़ के जो छाल से बनाया गया उस पर जो लिखा गया उसको हम क्या बोलेंगे, पांडुलिपि। बात खत्म, कोई तरह दिक्कत नहीं। और कोई तरह दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखी। उसके बाद आता है पुरातत्वविद। पुरातत्वविद का मतलब ये होता है कि वैसा विभाग जो पत्थर और ईंटों के बने इमारतों, है ना, चित्रों और उसके जो मूर्तियाँ हैं उसका अध्ययन करना। कभी कभी आप जानते हैं कि पुरातत्वविद जो होता है कि औजार के, बर्तनों के सिक्के को खुदवा कर, है ना, उसका अध्ययन करना कि और उसके सरकार के सामने प्रस्तुत करना कि ये इतने वर्ष का और ये इतने वर्ष का है। इनका काम यही होता है पुरातत्वविद का, ठीक है। और उसके बाद और तो और इसका जो और भी ये काम होता है कि जानवरों का जो हड्डी होती है, पक्षियों का जो हड्डी होता है, जो मछली की जो हड्डी होती है, उन सब का अध्ययन करना ये पुरातत्वविद का क्या आता है वो काम होती है। बात समझ में आ गई, ये सबसे बड़ा चीज़ है। तो ये जो हमारा पुरातत्वविद है ये एक प्रकार का इतिहास का सबसे बड़ा क्या था वो स्रोत माना जाता है, कि जो ये बताते हैं कि ये इतने वर्ष का, ये इतने वर्ष, इसका एक विभाग होता है पुरातत्वविद का। बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं इतिहास की तिथि। इतिहास की तिथि को अगर आप समझते हैं तो बहुत चीज़ें को हम क्या करते हैं, हम समझते हैं, ठीक है। इतिहास के बस आप खाली सुनते जाइए, लिखना है तो लिखिए, अगर लिखना है जो आपको अच्छा लग रहा है उसको लिखिए जरूर, लेकिन लिखने से पहले आपको यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, तब आप वहाँ लिखिएगा। अगर आप यहाँ पर लिख लिए, अगर आप वहाँ लिख दिए तो आपको कोई ज़िंदगी से आपको कोई मिटा नहीं सकता। आप कभी भी कहीं भी एग्ज़ाम में आप अनडिस्क्वालीफाइड नहीं हो सकते हैं, आप हमेशा क्वालिफाइड ही होइएगा और हर जगह सक्सेस होइएगा, लेकिन लिखना बशर्ते यहाँ पर है, कॉपी पर नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हमारा आता है इतिहास की तिथि। इतिहास की तिथि में क्या देखते हैं कि आप जानते हैं कि कहीं कहीं क्या लिखता है ईसा पूर्व, कहीं कहीं लिखा था क्या ईस्वी। तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी में क्या फ़र्क है, इसी को तो बारे में आप समझना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मान लेते हैं क्या ईसा मसीह है, ठीक है। ईसा मसीह क्या है, ईसा मसीह है। ये मान लेते हैं कि ईसा मसीह इस जगह पे क्या हुआ, जन्म लिए, क्या लिए, जन्म लिए, जन्म लिए। तो जन्म के पहले जो व्यक्ति जन्म लिए, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जो व्यक्ति जन्म लिए उसको हम क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। उसको क्या बोलेंगे, ईसा पूर्व। लेकिन जो जन्म के बाद जो व्यक्ति जो यानी कि ईसा मसीह के जो जन्म के बाद जो जन्म लिया है उसको हम क्या बोलेंगे, ईस्वी। उसको क्या बोलेंगे, ईस्वी। तो ईस्वी को हम क्या बोलते हैं, एडी। क्या बोलते हैं, एडी, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनो डॉर्मी बोलते हैं। यानी कि इसको अगर हम लिखने चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं एनो डॉर्मिन, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, बीसी। इसको हम क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। यानी क्राइस्ट का मतलब हो गया ईसा मसीह, और बिफोर मतलब आफ्टर, यानी सॉरी बिफोर का मतलब पहले, है ना, आफ्टर का मतलब होता है बाद,
बिफोर का मतलब पहले, बात समझ में आ गई। यानी कि इसके पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का जो भी हमारा डेट है वो हम किस में लिखेंगे, बीसी में लिखेंगे, और बीसी में लिखेंगे यानी बिफोर क्राइस्ट में लिखेंगे, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जिसका भी जन्म हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, एडी में लिखेंगे। बात क्लियर हो गई। अब कहता है कि बीसी को ही है ना विदेशों में कई जगह, मतलब कि आप देखिए विदेशों के कैलेंडर में क्या लिखता है कि बीसी की जगह पर क्या लिखता है, BCE लिख देते हैं, ठीक है। और एडी की जगह पर क्या लिख देते हैं, एडी की जगह पर क्या लिखते हैं, C और E लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं, C और E, यानी कि BCE का मतलब होता है ना बिफोर कॉमन एरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोला जाता है। यानी कि बिफोर कॉमन एरा और कॉमन एरा में बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि ये हमारा मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद है ना, और ये हमारा ईसा मसीह के जन्म के पहले। यानी BCE जो क्या होता है कि विदेशों में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका भी क्या होता है, विदेशों में क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि अधिकांश अब जो देश है ना, वो हमारा क्या होता है कि इसी कैलेंडर पर क्या होता है, वो आधारित बनी रहती है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, CE, और इसको क्या बोलते हैं, BCE के रूप में इसको क्या होता है, इसको हम प्रयोग करते हैं। बात समझ गए। इसको क्या बोलते हैं, बिफोर कॉमन एरा, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एनोडॉर्मी कहा जाता है, और इसको क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है। यानी कि ईसा मसीह, आप जानते हैं कि ईसा मसीह के मान लेते हैं कि एक पहला दिन ये जन्म लिए, इनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद जो आया जो दिन, वो उस जगह से एक कहलाना शुरू हो गया। कहाँ से, एक कहलाना। जो आज हम 2023 जो हम बोल रहे हैं, तो आप चले जाइए 2000 पीछे, यानी 2023 के जो आया है, जो डेट आया उसके पीछे चले जाइए, घटाइए, तो एक तो कहीं ना कहीं तो आएगा ही। तो उस डेट को ही क्या मान लिया है, वो एक मान लिया। तो यानी कि उस डेट से अगर 2000 पीछे चले जाए तो ईसा मसीह क्या हुआ, वो जन्म हुआ। क्या हुआ, ईसा मसीह के जन्म हुआ। तो लोगों ने है ना, सभी विभिन्न देशों ने मिल करके इस पर विचार किए, विमर्श किए कि किस तरह से हम लोग का डेट रखना चाहिए। तो इस पर ये पता चला कि ये विचार विमर्श है कि इस तरह का डेट रखने पर अच्छा रहेगा, सबको सहूलियत रहेगा, सबको पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसलिए 2000 ईस्वी में क्या हुआ कि इनके जन्म के 2000 वर्ष के बाद है ना, जो तारीख जो रखाया वो हमारा कहलाया एडी, और उसके इनके जन्म के पहले जो भी व्यक्ति जो जन्म लिए उसको हम क्या बोलेंगे, BC। यानी कहते हैं ना कि महात्मा बुद्ध का जन्म है ना, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ 1500 कितना हुआ, 63 ईसा पूर्व में। तो ये ईसा पूर्व क्यों लिखाया, क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के पहले इनका क्या हुआ, ये जन्म हो गया था, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म के पहले इनका क्या हुआ, ये जन्म हुआ, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम ईसा पूर्व बोलेंगे। इनके बारे में और भी हम गहन अध्ययन करके नहीं, बल्कि इनके हम और इसका और भी मतलब कि क्या बोलते हैं कि मतलब कि विश्लेषणात्मक जिसको बोलते हैं ना, मतलब कि विस्तार रूप से और आगे के मतलब कि अध्याय में दिया हुआ है। हम इस पर और बढ़े से इस पर हम जिक्र करेंगे, और एक एक चीज़ को हम बताने के सब प्रयास करेंगे कि डेट को भी कैसे निकाला जाए, और किसी भी अगर कोई तरह का तारीख दिया है, अगर हम कहीं पर अगर एडी की जगह पर अगर CE दिया है तो उसको कैसे समझेंगे। तब तो इस सब बात समझ गए, ये CE लिखा रहे चाहे AD लिखा रहे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम ईसा मसीह के जन्म के बाद के हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर कहीं पर लिखा रहेगा BCE या BC लिखा जाए तो वहाँ पर समझ लीजिए कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, यानी ईसा पूर्व के जगह पर इंग्लिश में क्या रहेगा, 500 कितना, 563 BCE लिखा रहेगा, इतना लिखा रहेगा। तो आप समझ जाइएगा BC यानी बिफोर कॉमन एरा इसको बोलते हैं, या तो इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BC। क्या लिखेंगे, इसी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। बात समझ में आ गई दोस्तों। अब इसमें कहीं पर आपको लग रहा है कि कोई तरह का दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो आप हमें कमेंट करिए, है ना, कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे दिक्कत हुई, हमारी परेशानी हुई, हम जरूर इसका रिप्लाई देंगे, ठीक है दोस्तों। बस आप पढ़ते जाइए। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हमको बहुत तरह चीज़ हम इसमें क्या होता है समझना पड़ता है, और समझ करके फिर हम आपको बताना पड़ता है। इसलिए दोस्तों अगर आपको अच्छा एक अगर चीज़ भी अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दिल से एक बार ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। बस इतना हम चाहते हैं, आपका एक लाइक हमारा बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बढ़ा देता है, ताकि हम इस पर और भी ज़्यादा मतलब कि कंटेंट ला सके, और हम आपके लिए और से और ज़्यादा मेहनत कर करके एक मतलब भारत को एक अच्छे शिक्षा और अच्छे मतलब कि एक पोस्ट पर जाएं, और आप लोग एक IAS के रूप में आप उभर के आएँ, और
बीपीएससी का अधिकारी के रूप में उभर कर आए, क्योंकि हम भी क्या कर रहे हैं उसी प्रकार का हम क्या कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल का ही हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी हम क्या किए, हम कोचिंग संस्थान में पढ़ा चुके हैं, वो भी कहाँ पढ़ाए, बस ज़्यादा नहीं 9-10 का हम पढ़ाते थे, लेकिन उस तरह का हम नहीं पढ़ाते थे। लेकिन हम सोचे कि चलो एक पढ़ाने के जरिए स्टार्ट करते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि नहीं आज हम प्रण ले लिए कि अब हम क्या करना, हमको पढ़ाना है तो सिर्फ कल पढ़ाना है। इसलिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।